क्लास के स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं दीपक सर आज आपको अध्याय 5 में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। सांस्कृतिक परिवर्तन और पश्चिमीकरण हमने पढ़ लिया था। अब हम संस्कृतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अद्वितीय विशेषता जाति व्यवस्था को माना गया है। बच्चों, जाति व्यवस्था मैंने आपको बताया था, जातियाँ 4 प्रकार की हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जाति प्रथा मूलतः संस्तरण पर आधारित भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। अर्थात यहाँ एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न मानी गई है। इन्हीं जातियों के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन देश के समाजशास्त्री एम.एन. श्रीवासन ने किया। श्रीवासन ने जातिगत संस्तरण व्यवस्था को विवेचित करने के लिए समाज के वंचित समूह के लिए निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों का प्रणालियों को ग्रहण करती है। श्रीनिवास का मानना यह था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपने वाली जाति 1-2 पीढ़ियों के पश्चात ही अपने से उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा प्रस्तुत करती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की विशेषताएं। श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सदैव ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण किया जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभुत्व संपन्न जाति भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्टतः संस्कृतिकरण की अवधारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व से भी जोड़कर देखा गया है। स्थानीय प्रबल जाति की भूमिका को परिवर्तन के सांस्कृतिक संचरण में विशेष महत्व दिया गया है। श्रीनिवास ने यह भी माना है कि संस्कृतिकरण दोहतरफा प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उच्च जाति की परिस्थिति, बच्चों मैंने परिस्थिति बताई थी आप लोगों को। परिस्थिति मीन्स समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उससे समझ में है ये, को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील जाति, जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ करने हेतु प्रयत्नशील जाति, जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है या सीखती है, वही उसे कुछ प्रदान भी करती है। इस संबंध में श्रीनिवासन ने उदाहरण देते हुए कहा है कि संपूर्ण भारत में सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित देवी देवताओं के अलावा कुछ स्थानीय देवताओं की पूजा भी ब्राह्मण करते थे, जिससे महामारियों से उनकी रक्षा हो सके तथा पशुधन और बच्चों के जीवन व अन्न आदि पर भी उनके सुरक्षित रहे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उच्च जाति की परिस्थिति को प्रयासत जाति को एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है और इस अवधि में उसे अपने दावे के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडीय स्थिति के मध्य पाई जाने वाली असमानता को दूर करना है। जब किसी जाति अथवा उसके एक भाग को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। बच्चों, अब हम संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा कोई विशुद्ध विवेचना की, परंतु उनकी इस अवधारणा से अनेक विद्वानों ने अपनी असहमति प्रकट की। यहाँ तक कि स्वयं श्रीनिवास ने इस सत्य को स्वीकार किया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा सहज नहीं है। वे लिखते हैं कि संस्कृतिकरण एक विषम और जटिल अवधारणा है। यह भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय अनेक अवधारणाओं का योग मानना अधिक लाभप्रद रहेगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए केवल एक नाम है और हमारा प्रमुख कार्य इन प्रक्रिया के लिए एक प्रक्रिया की प्रकृति को समझना है। जैसे ही यह पता चले कि संस्कृतिकरण शब्द विश्लेषण
में सहायता पहुंचाने के बजाय बाधक है तो उसे निसंकोच और तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए। संसदीकरण की अवधारणा को विवेचित करते हुए श्रीनिवास ने स्पष्ट भी किया है कि संसदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है, यानी कि कोई भी निम्न जाति इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकता है। और इस संदर्भ में समाजशास्त्री D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडिया विलेज में लिखते हैं कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसा होता है जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ज्ञान एवं अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं प्रतीत होता है। असमानता का भेद इस रूप में भी और भी अधिक स्पष्ट होता है कि इस अवधारणा का मूल भाव उच्च जाति की जीवन शैली को उत्तम मानना है। अतः उच्च जाति के लोगों को जीवन शैली को अनुकरणीय मानना उचित ठहराया गया है, या ये कहें कि ऐसी इच्छा रखना स्वाभाविक वृत्ति है। इन समस्त आलोचनाओं के पश्चात भी हम संसदीकरण की अवधारणाओं को ये कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक व्यवस्था को समझने की और विशेषकर विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक संस्कृति गतिशीलता को एक विस्तृत रूप से विवेचित करती है। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि धर्म की अवधारणा को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझाया गया है, अर्थात धर्म का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वाचन किया गया है। धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वानों की कभी एक राय नहीं हुई। ब्रायन आर विल्सन ने धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या करते हुए कहा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवन पर धार्मिक नियंत्रण का कम होना। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या। धर्मनिरपेक्षीकरण को स्पष्ट करते हुए M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में ये बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता, और उसमें विभेदीकरण भी को एक प्रक्रिया में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे धार्मिकता में कमी। श्रीनिवास के अनुसार जनमानस में जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता या लौकिकता, बच्चों लौकिकता और पारलौकिकता से मतलब है, लौकिकता मीन्स यहाँ पृथ्वी पर, और पारलौकिकता पृथ्वी से बाहर, कुछ इस प्रकार की भावना है। तो लौकिकता की भावना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं में सरलता आती है, अर्थात धार्मिक कठोरता के भाव लुप्त होते जाते हैं। तार्किक चिंतन की भावना में वृद्धि होना। परंपरागत समाज में व्यक्ति धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं से ही संचालित होता है। उसकी जीवन शैली, गतिशीलता एवं समस्त कार्यप्रणाली का केंद्र बिंदु धार्मिक विश्वास होता है। तो ये स्पष्ट है कि धार्मिक विश्वासों का ये तर्क के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं है। ज्ञान विज्ञान के प्रसार से समाज में तार्किकता में वृद्धि होती है। बच्चों, हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षीकरण के लक्षण। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इहलौकिकता में जनसाधारण का विश्वास बढ़ता जाता है एवं अलौकिक तथा अति प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था क्षीण होती है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तर्कयुक्त चिंतन, स्वतंत्रता और विचारों पर बल मिलता है, और परंपरागत विचारों को तर्क की कसौटी पर बिना झोंके स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु धर्म के मार्ग को अपनाने के बजाय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मार्ग का चुनाव किया जाता है, अर्थात मानव जीवन के अध्ययन तथा समस्याओं के समाधान हेतु तार्किक और वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास पर बढ़ोतरी तथा धार्मिक विश्वासों का क्षीण होना ही माना गया है। बच्चों, अब हम भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक पढ़ेंगे। नंबर 1, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के उद्भव का उद्देश्य ही परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के उस स्वरूप का विरोध करना था जो तार्किकता से परे थे, मानव जीवन को कष्टकारी बना रहे थे, विशेषकर मानवीय समानता के विरोधी तत्व। तो इन आंदोलनों ने धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते हुए समानता, मानवता और मानवीय अधिकारों को स्थापित करने हेतु वैज्ञानिकता और तार्किकता का आधार लिया, जिसके फलस्वरूप जनमानस की रुचि स्वतंत्रता और तर्कयुक्त चिंतन की ओर बढ़ी।
नंबर 2 आता है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण ने भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के कई पक्षों को प्रभावित किया, विशेषकर धर्म, कला, साहित्य तथा सामाजिक जीवन को। पश्चिमीकरण के प्रभाव के चलते आम व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ और उसका अलौकिक और अलौकिकता में विश्वास बढ़ा और इहलौकिकता में विश्वास बढ़ा। और अब पढ़ेंगे हम धार्मिक संगठनों का अभाव। धार्मिक संगठन के अभाव का तात्पर्य यह है कि धर्म से संबंधित इनका कोई एक मंच नहीं बन पाया, कोई एक केंद्र बिंदु नहीं बन पाया। और बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। नगरीकरण। श्रीनिवास का मानना है कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया गांवों की तुलना में शहरों में अशिक्षित की तुलना में शिक्षित लोगों के बीच ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांवों की अपेक्षा शहरों में वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण चिंतन अधिक प्रभावी होता है। यातायात के संचार के साधनों में उन्नति भी होना, आवागमन एवं संचार के साधनों से दूरस्थ लोगों को समीप ला दिया, और सहजता से आवागमन एवं संचार के साधनों में बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के विचारों का समस्त भारत में संप्रेषण परंपरा के बेड़ियों में जकड़े समाज में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। धर्म, जाति और राज्य के नाम पर विभक्त लोग करीब आए और इस सानिध्य ने नवीन विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किया, जिसे लौकिकीकरण को बल मिला। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। देश में व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा औद्योगिकरण क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और इस मध्यम वर्ग ने अपने अस्तित्व को स्थापित करने की प्रक्रिया में उन परंपरागत विचारधाराओं का विरोध किया। उसके बाद बच्चों, भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। जन साधारण का विश्वास अलौकिक सत्ता से कहीं अधिक इहलौकिकता की ओर बढ़ा। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि भक्ति और श्रद्धा का भाव पूर्णतः क्षीण हो गया। अब ईश्वर प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति मंदिर पूजा से कहीं अधिक मानव के माध्यम से प्राप्त करने के प्रति चैतन्य हुआ, और यही कारण रहा कि शिक्षा संस्थाओं, आश्रमों, चिकित्सालयों तथा समाज सेवी संगठनों को लोगों ने अधिकाधिक दान देना शुरू किया। बच्चों, जो आज मैंने पढ़ाया उससे संबंधित अतिरघुतात्मक जो प्रश्न है उसमें आप लोगों को नंबर 5, 6 और 7 करना है। और बच्चों, लघुत्तरात्मक प्रश्न में आप लोगों को प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 करना है। आप बच्चों लॉकडाउन में हो, घर पर सुरक्षित हो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।